नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ संपन्न। श्रद्धालुओं ने इंद्रावती नदी पर लगाई आस्था की डुबकी। गुरु नानक देव जयंती प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विधायक निधि सिख समाज के लोगों को बधाई। जिला आयुर्वेदिक अस्पताल के भंडार कक्ष में लगी आग। असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाए जाने की आशंका। शाम होते ही परिसर में असामाजिक तत्वों का होता है जमावड़ा। और बस्तर विश्वविद्यालय की अध्ययनशाला में प्रवेश तिथि बढ़ाने प्रबंधन ने सरकार को लिखा पत्र। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने इंद्रावती नदी में स्नान कर अपने पूर्वजों को अर्घ्य अर्पित कर दीपदान किया। कुछ श्रद्धालु आकर्षक दीप लेकर आए थे। सोमवार की सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालु इंद्रावती नदी के महादेव घाट पहुंचकर स्नान किए और शिवलिंग में जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की गई। कुछ लोगों ने दान पुण्य भी किया। इस दौरान बच्चों ने जमकर आतिशबाजी भी की। विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा श्रद्धालुओं को चाय पिलाई गई। इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते श्रद्धालुओं की संख्या कम थी, लेकिन कोरोना पर लोगों की आस्था भारी नजर आई। सिखों के प्रथम गुरु और समाज के प्रणेता गुरु नानक देव की जयंती पर बस स्टैंड के नजदीक स्थित गुरुद्वारा रेखचंद जैन पहुंचे और गुरु नानक जयंती पर गुरुद्वारे में आयोजित विशेष पाठ और अरदास में शामिल हुए। विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने गुरुद्वारा पहुंचकर सर्वप्रथम गुरु ग्रंथ साहिब के सामने माथा टेक कर प्रदेशवासियों, बस्तरवासियों और विधानसभा क्षेत्र के लोगों की खुशहाली की प्रार्थना की। उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सहित सभी सिख भाई बहनों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने गुरु नानक देव जी के दिए संदेश के माध्यम से कहा कि गुरु नानक देव महान दार्शनिक, योगी और समाज सुधारक थे। उन्होंने अध्यात्म की चेतना जागृत कर मानव जाति को ईश्वरीय मार्ग से जोड़ा है। जिला आयुर्वेद अस्पताल के भंडार कक्ष में शनिवार की शाम 5 से 6 बजे के बीच एकाएक आग लग गई। आग से खिड़की के पास रखे लकड़ी की अलमारी और उसमें रखे कागजात पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। परिसर में आने वाले असामाजिक तत्वों के द्वारा आग लगाए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है, क्योंकि शाम होते ही इस परिसर में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो जाता है। जिला आयुर्वेद अस्पताल के भंडार कक्ष में असामाजिक तत्वों द्वारा भवन के बाहर आग लगाकर उसे खिड़की के अंदर फेंक दिया गया, जिससे कमरे के अंदर रखी अलमारी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। उसमें रखे कागजात भी जल गए हैं। हम आपको बता दें कि जिला आयुर्वेद चिकित्सालय परिसर में महिला एवं बाल विकास, शहरी परियोजना कार्यालय, सरस्वती शिशु मंदिर, राजीव गांधी शिक्षा मिशन संसाधन कार्यालय का संचालन हो रहा है। इस परिसर से लगे केवल राजीव गांधी शिक्षा मिशन के बीआरसी कार्यालय में चौकीदार है। शेष कार्यालयों में चौकीदार की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते शाम होते ही इस क्षेत्र में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो जाता है। इस परिसर में असामाजिक तत्व शराब, गांजा सेवन करने के साथ ही बोनफिक्स, सफेदी जैसी वस्तुओं का भी नशा करते हैं। इन सामानों को बिखरे हुए परिसर में आसानी से देखा जा सकता है। कई बार लोगों के मना करने के बावजूद यह असामाजिक तत्व इस तरह के कृत्यों से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रभारी आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के मिश्रा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए, आग लगते हुए तो नहीं देखा किसी ने, लेकिन जो सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंसेस मिल रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि किसी असामाजिक तत्व के द्वारा ये कार्य किया गया है। क्योंकि जिस स्टोर रूम में आग लगी है उस स्टोर रूम की बाहर की खिड़की टूटी हुई, उसके शीशे टूटे हुए हैं और उससे करीब 3-3.5 मीटर की दूरी पर किसी ने आग जलाई है, अंगारे बनाए हैं और उन अंगारों को अंदर डाल दिया है, ऐसा सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से लगता है। तो अंदर जो भी कुछ था, स्टेशनरी का सामान था, कुछ दवाइयाँ थी, वो नष्ट हो गई हैं। अगर अलमारी नहीं होती खिड़की से सटी हुई तो शायद आग और अधिक लग सकता। बिल्कुल, अगर उससे सटी हुई नहीं होती तो आग उनको फेंकने का ज़्यादा अवसर मिलता। उन्होंने सिर्फ डाल दिया वहाँ, क्योंकि उनको मौका नहीं, स्पेस नहीं मिल पाया। और अगर उनको ज़्यादा स्पेस मिल पाता तो वो फेंकने से ज़्यादा भयंकर आग लग पाती। सर, ये जो पूरा परिसर है इसमें अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि असामाजिक तत्वों का अड्डा बना रहा है। हाँ बिल्कुल, ये असामाजिक तत्वों का अड्डा है। अभी से नहीं, मैं जब से आया हूँ इस हॉस्पिटल में तभी से मैं बराबर इसको देख रहा हूँ 2019 से, कि यहाँ न केवल शराब नोशी होती है, गांजा पीने वाले लड़के लोग आते हैं यहाँ, जिसमें किशोर उम्र से लेकर के युवक लोग तक सम्मिलित हैं।
शराब भी पीते हैं, शराब की बोतलें यहाँ पड़ी रहती हैं और उनका इतना दुस्साहस है कि वो हॉस्पिटल टाइम में भी यहाँ पर इस तरीके के कृत्य करते हैं। शराब पीना, गांजा पीना और मना करने से मानते नहीं हैं। और हमें जानकारी यहाँ भी इतनी तक जानकारी मिली है कि शाम को सूरज डूबने के बाद जब हॉस्पिटल बंद हो जाता है, किशोर उम्र के लड़के अपने से ज़्यादा उम्र की लड़कियों को लेकर के यहाँ पर आते हैं और क्या करते हैं पता नहीं इसके बाद में रात के अंधेरे में। सर, इसकी शिकायत पुलिस को की गई? ये 112 पहले तो मैंने खुद इनकी काउंसलिंग करनी शुरू की एक डॉक्टर होने के नाते कि गांजे के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं और इससे कैसे तुम्हारी सेहत और पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है। इस संबंध में हमने कई बार इन लोगों को काउंसलिंग करने की कोशिश की तो ये लड़के लोग चुपचाप सुन लेते हैं और उसमें से कुछ लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब अगर मैं यहाँ से न हट गया तो ये हमको मारेंगे, तो मुझे फिर अपना बंद करना पड़ता है, काउंसलिंग बंद करनी पड़ती है। 2-3 बार जब इस तरीके का हुआ, हमने देखा काउंसलिंग का कोई असर नहीं है और वो हॉस्पिटल टाइम में भी इस तरीके का दुस्साहस करते हैं, तो हमने फिर 112 को फ़ोन किया। लगभग 3 बार, जहाँ तक मेरा ख्याल है 2 या 3 बार 112 के लोगों को फ़ोन किया और वो लोग आए। उन लोगों ने भी काउंसलिंग की, उन्होंने भी समझाया बुझाया। ये ड्रग एडिक्शन जो किशोरों में है, मैंने इसको लेकर के एक जागरूकता के लिए एक प्रोग्राम भी तैयार किया था इस तरीके का। दुर्भाग्य से यहाँ के स्कूल परमिशन नहीं देते उस तरीके का प्रोग्राम करने के लिए कि बच्चों को इस तरीके के ड्रग एडिक्शन से कैसे छुटकारा दिलाया जाए। मेडिकली मैंने प्रिपेयर किया हुआ है प्रोग्राम। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं और किशोर पीढ़ी बर्बाद हो रही है, बुरी तरीके से बर्बाद हो रही। ये सिर्फ अभी नहीं बर्बाद हो रहे हैं, सबसे दुखद चीज़ ये है कि आज ही बर्बाद हो रहे हैं, कल को ये किशोर जब युवक बनेंगे तो ये पूरे समाज में गंदगी फैलाएंगे, क्योंकि इनके पास काम धंधा होगा नहीं, ये क्राइम करेंगे। एक क्रिमिनल पीढ़ी तैयार हो रही है ये। और इस पार्ट को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ से आग जला के इधर से फेंका गया है, खिड़की की तरफ से। आग जलते हुए सबसे पहले किसने देखा? हमारे जो दोपहर में ड्यूटी वाले जो कर्मचारी थे ना, सुखचंद बेलसरिया, उस समय वो मौजूद थे उस समय। तो मतलब ये दोपहर को आग लगी? हाँ, दोपहर शाम 4-5 बजे करीब। असामाजिक तत्वों पर जब तक रोक नहीं लगाई जाती है तब तक व्यवस्था में सुधार होना संभव नहीं है। इसके लिए पुलिस और जिला प्रशासन को गंभीरता के साथ योजना बनाकर कार्य करने की जरूरत है। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं में प्रवेश के अंतिम दिन 28 नवंबर को विद्यार्थियों की लंबी कतार देखने को मिली। फीस जमा करने के लिए एक ही काउंटर होने के कारण विद्यार्थियों को फीस जमा करने में काफी समय लगा। फीस जमा करने आए विद्यार्थियों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फीस जमा की। वहीं कुछ विद्यार्थी फीस किस्तों में जमा करने की अनुमति हेतु कुल सचिव से मांगते नजर आए। कोरोना संक्रमण काल के चलते कई महाविद्यालयों के परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुए थे, जिसके चलते विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं भर पाए थे। ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए बस्तर विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा प्रदेश सरकार से प्रवेश तिथि 15 दिसंबर तक आगे बढ़ाए जाने की मांग की है, क्योंकि अभी तक कई विषयों के सीट खाली हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए बस्तर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विनोद कुमार पाठक ने बताया कि कोरोना काल के चलते कई विद्यार्थी पूरी फीस जमा करने में असमर्थ हैं। ऐसे विद्यार्थियों द्वारा आवेदन दिए जाने पर उन्हें 2 किश्तों में फीस पटाने की सुविधा प्रदान की जा रही है, ताकि उनकी पढ़ाई निरंतर जारी रह सके। हम आपको बता दें कि बस्तर विश्वविद्यालय अध्ययनशालाओं के एमएससी वानिकी एवं वन्य जीव, एमए, एमएससी मानव विज्ञान एवं जनजातीय, स्नातकोत्तर समाज कार्य, एमएससी जैव प्रौद्योगिकी, एमएससी ग्रामीण प्रौद्योगिकी, एमए राजनीति शास्त्र और अंग्रेजी की कक्षाओं में 30-30 सीटें उपलब्ध है। वहीं एमबीए में 60 और बीएड में 100 सीटें उपलब्ध है। 28 नवंबर प्रवेश की अंतिम तिथि बीत जाने के बावजूद कई कक्षाओं में सीट अभी भी खाली है। प्रवेश तिथि बढ़ाए जाने से विद्यार्थियों को प्रवेश का लाभ मिल सकता है, ऐसी उम्मीद बस्तर विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर विनोद कुमार पाठक ने व्यक्त की है। उन्होंने इस संबंध में हमारे संवाददाता से चर्चा करते हुए बताया, पीजी कक्षाओं में इस बार प्रवेश पिछली बार की वजह से अच्छा है। हमारे जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, बीएड हो गया, एमबीए और एमसीए, इनमें छात्र इंटरेस्ट ले रहे हैं
और पिछली बार तो कम सीट थी, इस बार हमारे यहाँ टोटल सीट 60 हैं, लेकिन इस बार देख रहे हैं कि अच्छे रजिस्ट्रेशन भी हुए हैं और छात्र एडमिशन ले रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा सा आर्थिक समस्या बच्चों को हो रही, तो हम बच्चों को इंस्टॉलमेंट में शुल्क पटाने का सुविधा प्रदान कर रहे हैं और बच्चों में पहले से उत्साह है एडमिशन लेने के लिए। और सभी विषयों में बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस सब में छात्र प्रवेश ले रहे हैं और छात्रों की आजकल पीजी के प्रवेश चल रहे हैं। छात्र शुल्क पटा रहे हैं तो हम लोग ने उनके सोशल डिस्टेंसिंग की भी व्यवस्था कर रखी है, मास्क लगाने पर ही उनको अनुमति दिया जा रहा है, तो इस तरह से छात्र पालन कर रहे हैं। सर, जैसे कि आज अंतिम तिथि था प्रवेश जी लेने का, जी, तो क्या इसे बढ़ाने के लिए कोई प्रयास है? हम कमिश्नर हायर एजुकेशन को पत्र लिख रहे हैं कि छात्र कोरोना वायरस या किसी समस्या के कारण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, तो हम अपने कमिश्नर मैडम को पत्र लिख के 15 दिसंबर तक हम डेट बढ़ाने के लिए पत्र लिख रहे हैं आज। बस्तर विश्वविद्यालय के प्रयास से जिन विद्यार्थियों ने प्रवेश नहीं लिया है उन्हें प्रवेश का अवसर मिल सकता है। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। खबरें आगे और भी है। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। लौटते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में हुए पिछले 3 चुनावों में बस्तर में भाजपा को मिली करारी हार के बाद अब भाजपा के पदाधिकारियों में गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है। पहले ही जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर भाजपा में हुए गुटबाजी के बाद अब मंडल अध्यक्षों और नगर अध्यक्ष की नियुक्ति में भी गुटबाजी के चलते लेट लतीफी बढ़ती जा रही है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने 2.5 साल बीतने को है, लेकिन बस्तर भाजपा के संगठन में नई कार्यकारिणी में पदाधिकारियों की नियुक्ति अब तक नहीं हो पाई है और इसकी वजह आपसी खींचतान बताई जा रही है। मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच चल रही आपसी खींचतान के चलते अब तक नगर अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। हालांकि जिले के 8 मंडलों में से 4 मंडलों में अध्यक्ष समेत कार्यकारिणी की मौखिक रूप से नियुक्ति तो तय कर दी गई है, लेकिन अब तक इसकी घोषणा नहीं हो पाई है और इसके पीछे आपसी खींचतान बताई जा रही है। दरअसल भाजपा के ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता मंडल अध्यक्षों के नाम को लेकर संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे में वे चाहते हैं कि इस बार नए चेहरे को मौका दिया जाए।
वहीं बस्तर भाजपा के पदाधिकारी एक बार फिर से पुराने मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति पर तुले हुए हैं। ऐसे में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के भाजपा के पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं के बीच आपसी खींचतान खुलकर सामने आ गई है। भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी के साथ फोन पर हुई चर्चा में उन्होंने कहा कि 8 मंडलों में से 4 मंडलों पर अध्यक्ष समेत कार्यकारिणी की नियुक्ति हो गई है, लेकिन घोषणा अभी बाकी है, जो जल्द ही आगामी दिनों में बस्तर पहुंचने वाले भाजपा के बड़े नेताओं के द्वारा घोषणा की जाएगी। वहीं अन्य 4 मंडलों में भी जल्द से जल्द नियुक्ति करने की बात भाजपा के जिला अध्यक्ष ने कही है। मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए अभी हम लोगों ने यहाँ से पैनल भेज दिया है और प्रदेश से 2-3 दिन में वहाँ से हो जाएगा, लगभग मेरे ख्याल से 5-6 तारीख तक हो जाएगा। उसमें अपना जिला कार्यकारिणी भी है, ये दोनों एक साथ हो जाएगा। बहुत से जिलों में एक साल हो गए। हमारे ज़िले में घोषणा जो है, अध्यक्ष की घोषणा है, वो 3 महीने पहले हुई है और जिसके कारण इसमें क्या है कि सभी मंडलों का दौरा किया गया। उसके बाद वहाँ से कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक की गई, सबसे राय मशवरा, ये सब चीज़ करने के बाद एक संगठन की प्रक्रिया है, उसके तहत में ये चीज़ करने में समय तो खैर लगता है। दूसरा, कोरोना काल होने की वजह से हम अधिक संपर्क नहीं कर पाए हैं, तो इसमें से थोड़ा सा एक बुला के या सिंगल अपन उनसे संपर्क करने के बाद भी सभी नामों में राय मशवरा लगभग हो गया है। इन दिनों आम के पेड़ों पर बौर नजर आने लगे हैं। लोगों का कहना है कि इस वर्ष समय से पूर्व ही आम के पेड़ों पर बौर नजर आ रहे हैं, जो जलवायु में आए परिवर्तन को दर्शा रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इसका प्रभाव आम के उत्पादन पर भी पड़ेगा। साधारण रूप से जनवरी महीने में आम के पेड़ों में बौर आना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए किसानों को अच्छा उत्पादन पाने के लिए अभी से देखभाल करनी जरूरी है, क्योंकि अगर जरा सी चूक हुई तो रोग और कीट पूरी फसल को बर्बाद कर सकते हैं। फलों का राजा आम हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण फल माना गया है। प्रदेश में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने जा रही है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। समर्थन मूल्य पर धान बेचने इसी महीने किसानों का पंजीयन भी हो चुका है, लेकिन बारदानों को लेकर अब समस्या बनी हुई है। लॉकडाउन के चलते बारदाना की आपूर्ति प्रभावित हुई और राज्य सरकार ने पीडीएस के बारदानों और स्टॉक में रखे गए बारदानों का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में बस्तर संभाग में 13,67,000 बारदाने का संग्रह किया गया है। इसके अलावा 2,91,000 बारदाने पीडीएस के हैं, जिसके धान खरीदी की जाएगी। वहीं नए बारदाने मार्कफेड से नहीं मिल सके हैं। अधिकारियों की माने तो उन्होंने विभाग के उच्च अधिकारियों को इस संबंध में जानकारी प्रेषित कर दी है और उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर महीने में मार्कफेड से उन्हें बारदाने मिल सकेंगे। अभी तक हमको कुल 13,67,000 बारदाने हमने कलेक्ट कर लिया है और प्राप्ति हेतु शेष अभी 2,91,000 बारदाने हैं हमारे पीडीएस के, और नए बारदाने अभी मार्कफेड से हमको नहीं प्राप्त हुए हैं। अब धान खरीदी संभावित है 1 दिसंबर से, तो हमें यही कहा जा सकता है कि 1 दिसंबर के पहले बारदाने हमें प्राप्त हो जाएंगे। शहर को राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से जुड़ने के लिए इंद्रावती नदी पर बनाए गए नए पुल के फुटपाथ वाले हिस्से टूट जाने के बाद अब भी तक पुल के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो सका है। इस घटना के बाद से पुल के सुरक्षित होने पर सवालिया निशान उठने लगे थे। इसके बाद अलग अलग जगहों से टीमें पुल की सुरक्षा का जायजा लेने पहुंच रही हैं। 80 के दशक में बस्तर को देश की राजधानी से जोड़ने के लिए शहर से ठीक बाहर इंद्रावती नदी पर नए पुल का निर्माण किया गया था। 18 नवंबर की रात अचानक इस पुल के फुटपाथ का हिस्सा ढह गया। इससे पुल की तकनीकी खामियों को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। यह जगह भी असुरक्षित है और इससे आवागमन प्रभावित भी हो रहा है। साथ ही यह खतरा भी बढ़ गया है। NHAI की 2 विशेषज्ञ टीमों ने पुल का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट के बाद ही ब्रिज विशेषज्ञ यह तय करेंगे कि किस तरह से पुल को सुरक्षित बनाया जा सकता है। धमतरी से पहुंचे प्रोजेक्ट डायरेक्टर S चौधरी ने पुल का जायजा लिया और जल्द ही निर्माण पूरा करवाने की बात कही। इस पुल को डेंजर जोन घोषित कर आवागमन जारी रखा गया है फिलहाल, पर सवाल उठ रहे हैं कि पुल कितना सुरक्षित है। जाने बिना आवागमन जारी रखने की अनुमति दी कैसे गई है। फिलहाल विशेषज्ञ टीम का कहना है कि फुटपाथ का जो हिस्सा टूटा था वह पुल में बेवजह बाद में किए गए निर्माण की वजह से हुआ है और फिलहाल पूरी तरह से सुरक्षित है और आवागमन के योग्य भी है। देखिए, जगदलपुर
रायपुर जो राजमार्ग है एक प्रकार से जगदलपुर और रायपुर के बीच में लाइफ लाइन का काम करती है। सारा व्यापार, सारा शिक्षा, स्वास्थ्य, सारा चीज़ इस लाइन से जुड़ा हुआ है। और 18 तारीख को एक गंभीर हादसा उस पुल पे हुआ। जिस प्रकार से अगर वो रोड बंद हो जाएगा तो मेरे ख्याल से जगदलपुर पूरी नॉर्थ भारत से पूरी तरह से कट ऑफ हो जाएगा। तो इस पर तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है। जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं बस्तर के, जो बहुत संवेदनशीलता का दंभ भरते हैं, उनको इस ओर ध्यान देकर इसमें जितना जल्दी हो सके इसका निर्माण पुनः ठीक तरीके से शुरू करवाना चाहिए। पुल को टूटे बड़ा लंबा समय हो चुका है, शासन प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं हो रही उस पर। उनको ध्यान देना चाहिए, जबकि रायपुर से जगदलपुर को जोड़ने वाला एक ही मार्ग है और उसका एक पेच टूटा है, जिसकी वजह से मन में डर भी है। डर ये है कि कहीं एक सिरा टूटा हुआ है, कहीं वो सिरा टूटा हुआ दूसरे सिरे पे असर न कर दे। उसके कारण कई परिवार तो जाने से कतरा रहे, वो नहीं जाना चाहते, क्या पता क्या हो जाए। जिले में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अब निगम प्रशासन और जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इसके लिए इनके द्वारा चरणबद्ध तरीके से शहर के सभी 48 वार्डों और ग्रामीण क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाकर कोरोना जांच की जा रही है। वहीं अब हवाई सफर के जरिए बस्तर पहुंचने वाले यात्रियों को भी कोरोना जांच के दायरे में ले लिया गया है और उसके लिए निगम प्रशासन की टीम एयरपोर्ट में दूसरे राज्यों और विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों की कोरोना जांच कर रही है। निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के आदेश के अनुसार जगदलपुर एयरपोर्ट में भी हवाई सफर कर पहुंचने वाले यात्रियों की कोरोना जांच नियमित कर दी गई है। हालांकि पहले से ही एयरपोर्ट में थर्मल स्कैन की सुविधा है, लेकिन अब निगम प्रशासन की एक टीम एयरपोर्ट परिसर में मौजूद है, जिनके द्वारा हैदराबाद और रायपुर से फ्लाइट में पहुंचने वाले यात्रियों की एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है और पॉजिटिव आने पर उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा रहा है। आयुक्त ने बताया कि एक दिन पूर्व ही शुरू की गई कोरोना जांच में फिलहाल एक ही यात्री कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके उपचार के लिए उसे हॉस्पिटल रिफर किया गया है। वहीं एयरपोर्ट से लगे डीआरडीओ कॉलोनी में भी निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा कॉलोनी में रहने वाले लोगों की जांच की गई, जिसमें 6 से लेकर 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एयरपोर्ट में जितने भी अपने जो यात्रा करके आ रहे हैं बाहर से, उनका अनिवार्य रूप से कोरोना स्क्रीनिंग करना है। इसके तहत कल से ये कार्य प्रारंभ किया। प्रथम दिवस में एक यात्री का पॉजिटिव आया है, साथ में कुछ आसपास में जो हमारे कर्मचारी रहते हैं डीआरडीओ कॉलोनी वगैरह, वहाँ से भी कराए थे। तो उस एयरपोर्ट वाले एरिया में कुल 5-6 लोगों को पॉजिटिव आया, लेकिन ये यात्रीगण कृपया एक ही व्यक्ति का यात्री का पॉजिटिव आया है। तो उसमें कोई ज़्यादा गंभीर मसला नहीं है, लेकिन भविष्य में जैसे ठंड का मौसम बढ़ रहा है, बाहर से जो स्पेशली उत्तर भारत से या विदेश से अगर सफ़र करके आएंगे तो उनको ठंड की वजह से ज़्यादा कोरोना होने के चांसेस है, जिससे कि इस शहर में और आसपास बस्तर में भी फैल सकता है, जिसको ध्यान में रखते हुए इसकी व्यवस्था चुस्त की गई है। आने वाले समय में स्क्रीनिंग करने से हमको निश्चित रूप से बीमारी जो कोरोना है गंभीर रूप ले सकती है, उस पर हमें सहयोग मिलेगा। आयुक्त ने बताया कि एयरपोर्ट में कोरोना टेस्ट की प्रक्रिया आगामी सप्ताह भर चलेगी। दरअसल में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इस तरह से शासन एयरपोर्ट में यात्रियों के कोरोना जांच के लिए कदम उठाया गया है। आयुक्त का कहना है कि दूसरे राज्यों से और विदेशों से पहुंचने वाले यात्री भी इस जांच के लिए निगम प्रशासन की टीम का भरपूर सहयोग कर रहे हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने बस्तर जिला मुख्यालय के जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के जनपद पंचायत क्षेत्र के नियानार, कुरंदी 1 और 2 तथा धुरगुड़ा ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 12 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य हेतु श्रीफल फोड़कर कार्य का शुभारंभ करवाया। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने इस दौरान शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को अपने संबोधन में जानकारी दी, जिसमें किसानों के लिए किए जा रहे भूपेश बघेल सरकार के कार्यों को बताया। श्री जैन ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश देश का पहला प्रदेश है जहां किसानों का धान 2500 रुपये क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है और वहीं जनता को 1 रुपये में चावल देकर 2 रुपये में गोधन योजना से गोबर की खरीदी की जा रही है। इसी प्रकार स्कूल, सड़क, पुल पुलिया का निर्माण भी इस विधानसभा क्षेत्र में बड़ी तादाद से किए जा रहे हैं, ये जानकारी उन्होंने दी। पेयजल की आपूर्ति के लिए भी गांव-गांव में नलकूप खनन का कार्य किया जा रहा है।
चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ संपन्न। श्रद्धालुओं ने इंद्रावती नदी पर लगाई आस्था की डुबकी। गुरु नानक देव जयंती प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विधायक निधि सिख समाज के लोगों को बधाई। जिला आयुर्वेदिक अस्पताल के भंडार कक्ष में लगी आग। असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाए जाने की आशंका। शाम होते ही परिसर में असामाजिक तत्वों का होता है जमावड़ा। और बस्तर विश्वविद्यालय की अध्ययनशाला में प्रवेश तिथि बढ़ाने प्रबंधन ने सरकार को लिखा पत्र। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए बस्तर की बात। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।